मैं पिछली बार जोजो के दिमाग में गया फिर वापस आ गया। वो गहरी नींद में थी। ऐसे वक्त मुदाखलत नहीं करना चाहिए थी। दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। मेरे वापस आने के 1 घंटे बाद वो नींद से बेदार हो गई थी। उसने खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर पाया। फौरन ही समझ में आ गया ये उसकी ख्वाबगाह है, लेकिन सोने से पहले वो ख्वाबगाह में नहीं थी। उस कमरे में थी जिसे उसके भाई ऑपरेशन थिएटर कहते थे, और जहां अजीबोगरीब किस्म की छोटी बड़ी मशीनें रखी हुई थीं। वो आहिस्तगी से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ बदल गई है। कुछ अजीब सा लग रहा था, समझ नहीं पा रही थी। सामने रखी हुई एक तपाई पर बड़ा सा कार्ड नजर आ रहा था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने झुककर उस कार्ड को उठाया, फिर पढ़ने लगी। उस पर आर्मर वुड ने लिखा था, प्यारी बहन, जब तक हम वापस ना इस कमरे से बाहर न निकलो, आराम करती रहो। तुम सोनिया की तरह ज़हीन और चालाक बनना चाहती थी, हम बना ना सके क्योंकि वो कमबख्त हमारे हाथ से निकल गई। बहरहाल अब तुम टेलीपैथी के जरिए एक जगह बैठे बैठे सारी दुनिया की सैर कर सकोगी, मगर अभी ख्यालख्वानी ना करना, किसी के दिमाग में ना जाना। अगर तुम कोई उल्टी सीधी हरकत करोगी तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तुम बहुत अच्छी बहन हो, अपने भाइयों की बात मानती हो। वैसे तुम तनहा नहीं हो, मैं अपने बेडरूम में हूँ, दरवाजा अंदर से बंद है, तुम मुदाखलत ना करना। मैं ख्यालख्वानी में मसरूफ हूँ, अपना काम खत्म करते ही तुम्हारे पास आऊंगा। बिस्तर के सरहाने वाली मेज पर तुम्हारा पसंदीदा चॉकलेट रखा हुआ है। तुम टीवी या वीडियो गेम से दिल बहलाती रहो, मैं जल्दी आऊंगा, फकत तुम्हारा भाई आर्मर। उसने कार्ड को एक तरफ रखा, फिर लपक कर सरहाने वाली मेज से चॉकलेट को उठा लिया। खुश होकर उसका रैपर उतारने लगी। फिर बिस्तर से उतरकर टीवी के पास आई और उसे ऑन कर दिया। स्क्रीन पर एक ड्रामे का आखिरी मंजर दिखाया जा रहा था। वो सोफे पर उछल कर बैठ गई, बड़ी तवज्जो से ड्रामाई मंजर को देखने लगी। उस मंजर में एक जवान मर्द और एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की थी। उनके मुकालमों से पता चला वो भाई बहन है। भाई एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बहन की तरफ बढ़ रहा था और कह रहा था, मैं मानता हूं तुम मेरी बहन हो, मगर दुनिया में रिश्तों से नहीं, दौलत से मोहब्बत होती है। आज तुम मर जाओगी तो तुम्हारे हिस्से की दौलत और जायदाद मुझे मिल जाएगी। बहन खौफजदा थी, पीछे हट रही थी और कह रही थी, भाई मुझे ना मारो, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। मैं अपनी तमाम जायदाद और दौलत तुम्हें दे दूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भाई ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमंचा रसीद किया। उसके हलक से चीख निकल गई। वह पीछे एक दीवार से जाकर टकरा गई। इधर जोजो उछलकर सोफे पर उकड़ों बैठ गई थी। दोनों मुट्ठियों को भींच लिया था। गुस्से से भाई को देख रही थी और बुड़बुड़ा रही थी, कमीना कैसा भाई अपनी बहन को मारता है। मेरे भाई देख लेंगे तो तुझे जान से मार देंगे। अब टीवी के स्क्रीन पर जालिम भाई का बड़ा सा चेहरा नजर आ रहा था। रस्सी के दोनों सिरों को दोनों हाथ में लेकर बहन की तरफ बढ़ रहा था। बड़ा खौफनाक लग रहा था। दांत पीसता जा रहा था और कुछ कहता भी जा रहा था। जो कुछ वह कह रहा था वो बातें जोजो के दिमाग में नक्श हो रही थीं, बल्कि उसका लबो लहजा उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसके अंदर एक तहरीक पैदा हो रही थी, वो तहरीक जो ख्याल ख्वानी के लिए मजबूर करती है। उसके अंदर यही जज्बा बेख्तियार पैदा हो रहा था कि वो भी उड़ कर जाए और इस जालिम भाई का गला दबोच ले, इसे खूब मारे, मजलूम बहन की तरफ जाने का मौका ना दे। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई, मुठियां भींचकर स्क्रीन की तरफ पढ़ते हुए कह रही थी, ए रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, वरना ठीक नहीं होगा। वो टीवी के बिल्कुल करीब ना जा सकी, एक जगह रुक गई। उसका दिमाग समझा रहा था ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इस बोलने वाले के लबो लहजे को गिरफ्त में लेना चाहिए, इस बोलने वाले का तसव्वुर करना चाहिए। वो यही करने लगी। लबो लहजा उसके दिमाग में गूंज रहा था और वो तसव्वुर में नजर आ रहा था। फिर नजर आते आते यक बयक जोजो को महसूस हुआ वो उस शख्स के पास पहुंच गई है। उसने फौरन ही चीख कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक कमजोर लड़की पर जुल्म करता है। वो कमजोर लड़की तेरी बहन है, लानत है तुझ पर। टीवी प्रोग्राम तो पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था जो अब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, लेकिन भाई का असल किरदार करने वाला अपने बीवी बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। वो चलकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में जोजो की आवाज गूंज रही थी। वो हैरान परेशान होकर चारों तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में आवाज आ रही थी, तुझे शर्म नहीं आती? एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाता है, वो तेरी बहन है। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। उसने रुक जा जोर से चीख कर कहा। उस शख्स का दिमाग हिलकर रह गया। वो अपना तवाजन बरकरार न रख सका, फर्श पर गिर पड़ा। दोनों हाथों से सर को थामकर तड़पते हुए कहने लगा, ये मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हो रहा है? उसकी बीवी डाइनिंग टेबल के पास से उठकर दौड़ती हुई उसके पास आ गई। कितने ही मुलाजिम आकर उसे संभालते हुए पूछ रहे थे कि आखिर उसे क्या हो गया है। जो खुश होकर कहके लगाने लगी। उसे अपनी जीत का एहसास हो रहा था। उसने एक मजलूम बहन को एक जालिम भाई से बचा लिया है। हंसते हंसते उसकी नजर स्क्रीन पर गई, तब उसे होश आया कि ड्रामा तो वैसे ही चल रहा है। उस जालिम भाई ने अपनी मासूम और मजलूम बहन को कत्ल कर दिया था। पुलिस वाले आ गए थे और अब वो भागता फिर रहा था। तब वो हैरानी से सोचने लगी, अभी तो मैंने इसे सजा दी थी, फिर ये कैसे आ गया? उसके दिमाग ने समझाया, ये ड्रामा है। एक बार मेरे भाई ने बताया था ये पहले से रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो कुछ ड्रामे में होता है वो हकीकत नहीं होती। स्क्रीन पर नजर आने वाला जालिम जालिम नहीं होता, मजलूम मजलूम नहीं होता। वो शऊरी तौर पर कोई दानिशमंदाना बात नहीं सोच सकती थी। उसके दिमाग में जो सलाहियतें मुंतकिल की गई थी वो सलाहियतें उसे बोलने पर मजबूर कर रही थी। वो उसी तरह सोचते हुए फिर उसी जालिम भाई के दिमाग में पहुंच गई। वो एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था, वहशत से दीदे फैलाकर छत की तरफ तक रहा था और सोच रहा था अभी उसके साथ क्या हुआ था।
उसकी बीवी भी यही सवाल कर रही थी। जोजो ने कहा, मुझे अफसोस है, मैंने गलत फहमी की बिना पर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। वह शख्स हड़बड़ा कर उठ बैठा, अपनी बीवी से कहने लगा, मेरे दिमाग में फिर वही आवाज़ सुनाई दे रही है और वो आवाज़ मुझसे मुआफ़ी मांग रही है। जोजो की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे बताए कि वो खुद कहाँ है और किस तरह टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में बोल रही है। वह ऐसी बात वजाहत से नहीं कह सकती थी। उसे याद आ गया था, भाई आर्मर वुड ने मना किया था ना कमरे से बाहर जाए, ना ख्याल खुआनी की कोशिश करे। वो भाई की हदायत के मुतालिक सोच रही थी। सोचते सोचते एहसास हुआ कि अब उस जालिम भाई का किरदार अदा करने वाले के दिमाग में नहीं है, ना उसके घर में है, बल्कि अपने बेडरूम में खड़ी हुई है। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। उसे अजीब सा लगा, अभी कहीं और थी और अभी कहीं है। ये तो बहुत अच्छा इल्म है। वैसे वो टेलीपैथी के मुतालिक बहुत कुछ सुनती रहती थी, मगर समझती कम थी। अब ज़ाती तौर पर समझने का मौका मिल रहा था, बड़ा लुत्फ आ रहा था। जी चाहता था बार बार ख्याल ख्वानी करती रहे, कभी दूसरे के दिमाग में जाए, कभी अपने आप में रहे और तरह तरह के मनाजिर देखती रहे और तरह तरह के तमाशे दिखाती रहे। वह बिस्तर पर आकर चारों शाने चित हो गई। छत की तरफ देखते हुए सोचने लगी, अगर वह चुपचाप ख्याल ख्वानी करेगी तो क्या भाई आर्मर वुड को मालूम हो जाएगा? भाई के मुतल्लिक सोचते उसका चेहरा निगाहों के सामने आ गया। वह वाज़े तौर पर उसे देख रही थी। भाई की आवाज़ और लबो लहजा भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। फिर यूं महसूस हुआ जैसे वो बिस्तर पर लेटे ही लेटे भाई के पास पहुंच रही है, बल्कि उसके दिमाग में पहुंच चुकी थी। उस वक्त आर्मर ख्याल ख्वानी के जरिए तिलबैब में था, असफंदियार की बातें सुन रहा था और उसके चैलेंज के मुताबिक शिबा ख्याल ख्वानी का सबूत देने में नाकाम हो रही थी। वो अपने भाई आर्मरवुड के दिमाग में पहुंचने के बाद तिलबैब के इजलास में भी पहुंच गई थी। वहां असफंदियार को देखते ही याद आया कि अब से 10 घंटे पहले जब वो पौमी से निजात पाकर अपने भाइयों के पास पहुंची थी, तो वहां असफंदियार एक कद्दावर शख्स के साथ मौजूद था। उसका भाई आर्मरवुड पौमी से मार खाने के बाद बिस्तर पर पड़ा हुआ था। दूसरे कमरे में असफंदियार इसी शख्स के साथ था। उनके करीब ही दोनों भाइयों शार्परवुड और हार्परवुड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी वो दोनों भाई असफंदियार या किसी और के सामने नहीं आते थे। उन्होंने जोजो को भी समझा दिया था कि आइंदा वो बहन के सामने भी नहीं आएंगे। बहरहाल इस वक्त वो अजनबी शख्स असफंदियार के साथ बैठा हुआ स्पीकर की तरफ देखते हुए कह रहा था, जनाब मैं सारा काम समझ गया हूँ। अभी 1 बजे फ्लाइट से मोहतरम असफंदियार के साथ जा रहा हूँ। तिलबैब पहुंचने से पहले ही गूंगा बन जाऊंगा, किसी को अपनी आवाज़ नहीं सुनाऊंगा, तन्हाई में भी खांसने और कंखारने से परहेज करूंगा। स्पीकर से हार्परवुड की आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से निकलते ही एक लफ्ज़ जुबान से अदा न करना, कोई गलती करने से पहले समझ लेना हम दिमाग में मौजूद रहेंगे और तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। जो अपने बिस्तर पर चारों शाने चित लेटी छत को तक रही थी और पिछली बातें सोचती जा रही थी। जब उसने तिलबैब के इजलास में असफंदियार के साथ एक गूंगे अफसर को देखा तो फौरन उसके दिमाग ने कहा, ये वही शख्स है जो उसके भाइयों के सामने गूंगा बनकर रहने का वादा कर चुका था। मैं तो इसकी आवाज़ सुन चुकी हूँ, शायद मुझे याद है कि ये कैसे बोलता है। वो चुप होकर सोचने लगी, उसके लबो लहजे को याद करने लगी। अगर हम में से कोई टेलीपैथी जानने वाला किसी अजनबी की आवाज़ एक बार सुनने के बाद उसे याद करना चाहे तो उसका लबो लहजा याद नहीं आएगा, क्योंकि वो अजनबी हमारे सामने से सरसरी तौर पर गुजर गया होगा। हमने उसकी आवाज़ सुनी होगी, उसका लबो लहजा भी हमारे दिमाग तक पहुंचा होगा, मगर हमने तवज्जो नहीं दी होगी। लेकिन जो याद कर सकती थी, क्योंकि टेलीपैथी का अमल बिल्कुल नया था। अब तक उसने किसी और के लबो लहजे को याद नहीं किया था। बहुत सी बातें, बहुत से टेलीफोन नंबर, बहुत सी आवाज़ों के नित नए अंदाज को याद रखना पड़ता है। ये सारी बातें आपस में गड़मड़ हो जाती हैं। जो ने जहन पर जोर डालकर याद किया तो उस अजनबी का लहजा मनवान याद आ गया। वो आवाज़, वो लहजा उसके दिमाग में सरगोशी करने लगा। आंखों के सामने अजनबी की सूरत घूमने लगी। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे सामने टीवी के स्क्रीन पर वही अजनबी है और बोल रहा है, अपनी आवाज़, अपना लहजा सुना रहा है और उसके अंदर तहरीक पैदा कर रहा है कि वो भी उसकी नकल करे। और वो बेख्तियार नकल करने लगी। उसकी आवाज़ उसके लहजे में बोलते बोलते महसूस हुआ कि वो उसके दिमाग में पहुंच गई है। वो खुशी से खिल गई क्योंकि जगह बदल गई थी। अभी अपने कमरे में थी, देखते ही देखते तिलबैब में होने वाले इजलास में पहुंच गई थी। वो फौरन ही समझ नहीं सकती थी कि तिलबैब पहुंची है, मगर जगह और माहौल बदल जाने से खुश हो गई थी, जैसे दुनिया बदल गई हो, नज़ारे बदल गए हों। वो एक जगह बैठे बैठे वाकई दुनिया की सैर कर रही थी और देख रही थी। वहां असफंदियार खड़ा हुआ एक खूबसूरत सी नौखेज लड़की को चैलेंज कर रहा था। तमाम अफसरान के सामने दावा कर रहा था कि ये लड़की इस फौजी अफसर के दिमाग में नहीं पहुंच सकेगी। जो चुपचाप बैठी वहां के हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं और इस बेचारी खूबसूरत सी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं। उस वक्त शीबा ने तमाम अफसरान से पूछा, इस बात की क्या जमानत है कि मैं इस अफसर के दिमाग में पहुंचना चाहूंगी तो ये लोग दोबारा मुझे दिमागी झटका नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह जो को मालूम हुआ कि इस बेचारी को टेलीपैथी के जरिए दिमागी झटका पहुंचाया गया था।
उसने अफसोस करते हुए सोचा, हाय बेचारी, इतनी अच्छी तो है, ये दाढ़ी वाला बुड्ढा इसे क्यों परेशान कर रहा है? किसने इसे दिमागी झटका पहुंचाया था? वो शीबा की आवाज़ सुनने के बाद उसकी आवाज़ और लबो लहजे को चुपचाप दोहराने लगी और दोहराते दोहराते उसके दिमाग में पहुंच गई। उस वक्त शीबा दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी, या मेरे मालिक, हमारी इज्जत रख ले। हम मक्कारों से मक्कारी कर रहे हैं, हमारी नीयत साफ है, हम इन शैतानों से बचकर रहना चाहती हैं। जोजो ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी, खुद सोचने लगी, ये बेचारी शैतानों से बचकर रहना चाहती है और शैतानों से तो बचकर रहना चाहिए, जोजो की आदत थी। वह दूसरों की बातें सुनकर अपने तौर पर तबसरे करने लगती थी। इसके बाद जब वो दोबारा शीबा की दुआ सुनने लगी तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कह रही थी, मेरे मालिक, तू ऐसे वक्त काम आता है जब सब नाकाम हो जाते हैं। खुदाई इसी को कहते हैं जो कभी नाकाम नहीं होती। जोजो ने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहा, हाय कितनी अच्छी बात बोल रही है। उसे गूंगे अफसर पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, वो अपने रब को याद कर रही है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? गूंगा बना हुआ है। मानती हूं मेरे भाइयों ने तुझे ऐसा करने के लिए कहा है, मगर कोई खुदा से बढ़कर तो नहीं होता। ये बात मेरे दिल को लग गई है। खुदाई उसी को कहते हैं जो कभी नाकाम नहीं होती। चलो बोलना शुरू कर दो। गूंगे फौजी अफसर ने परेशान होकर कनखियों से मोहतरम को देखा, फिर सोचने लगा, ये मेरे अंदर कैसी आवाज आ रही है? क्या शीबा पहुंच गई है? जोजो ने कहा, नहीं बोलोगे तो मैं गुदगुदी करूंगी, फिर तुम हंसने लगोगे। वह गुदगुदी की बात करते ही खुद हंसने लगी। चूंकि उसकी सोच हंस रही थी इसलिए वह गूंगा फौजी अफसर भी बेख्तियार हंसने लगा। हंसते हंसते याद आया कि वो टेलीपैथी जानने वाले उसे गोली मार देंगे या टेलीपैथी के जरिए उसे हलाक कर देंगे, क्योंकि वो उनके मंसूबे के खिलाफ आवाज़ सुनाने जा रहा था, मगर वो अपने इख्तियार में नहीं था। बड़ी बेबसी से रोने के अंदाज में कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, खुदा ने मुझे बोलने के लिए जुबान दी, मैं गूंगा बना रहा, मैं अब बोलूंगा और खूब बोलूंगा। वो टेलीपैथी जानने वाले भाई मुझे माफ़ कर दें, मैं अपने बस में नहीं हूँ। जो खुश हो रही थी। उसे दिल बहलाने और खुश होने के लिए अजीबोगरीब इल्म मिल गया था। इसके जरिए वो जो चाहे कर सकती थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे नाचने गाने के लिए कहूंगी तो वैसा जरूर करेगा। फिर दूसरे इल्म में वो उसे नाचने और गाने पर मजबूर करने लगी और वो ऐसा करता चला गया। ये बड़ी हैरत अंगेज बात थी। थोड़ी देर तक हमारे सोचने समझने की सलाहियत जवाब दे गई। शीबा गिड़गिड़ाकर दुआएं मांग रही थी। हम इसे मौजज़ा ही समझ रहे थे और दुश्मन समझ रहे थे। हमने टेलीपैथी की कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल की है जो अभी उनकी समझ में नहीं आ रही। वो टेलीपैथी जानने वाले इस समझ में न आने वाली टेक्निक को समझने के लिए गूंगे अफसर के दिमाग में पहुंच गए थे। मालूम करना चाहते थे आखिर क्या हो रहा है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वो सिर्फ बोल नहीं रहा था बल्कि मज़ाक़ा के हरकतें भी कर रहा था, नाचता गाता जा रहा था। आखिर इंकशाफ हो ही गया। उसके दिमाग में जो तालियां बजाते हुए हंस रही थी और बोलती भी जा रही थी, भाइयों की खोपड़ियां चकरा कर रह गईं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बचकाना ज़हन रखने वाली बहन टेलीपैथी का इल्म हासिल करते ही ये तमाशे करेगी। उनमें से एक भाई ने डांट कर कहा, जो ये क्या हरकत है। वो यकबारगी दिमागी तौर पर बेडरूम में हाजिर हो गई। हैरान होकर चारों तरफ देखने लगी। उसका भाई आर्मर उसके दिमाग में अक्सर उससे बातें करता था, उसे टेलीपैथी के मुतालिक बहुत कुछ समझाया करता था, लेकिन वो तीनों भाई प्यारो मोहब्बत से बोलते थे। इस बार डांट कर पूछा गया तो वह घबराकर चारों तरफ देखने लगी, पूछने लगी, कौन हो तुम कौन हो? दिमाग में आवाज आई, हम तुम्हारे भाई हैं। वो इनकार में सारे लाकर बोली, नहीं नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे दुश्मन हो। मेरे भाई कभी इस लहजे में नहीं बोलते। चले जाओ मेरे दिमाग से, चले जाओ, नहीं तो मैं अपने भाइयों को बुलाऊंगी। उन भाइयों का इतना जबरदस्त मंसूबा खिलाफे तवक्को नाकाम हो गया था। वो झुंझलाए हुए थे, इसीलिए जोजो के दिमाग में अपनी असली आवाज और लबो लहजे के साथ पहुंचे थे और उसे डांट कर सवाल किया था। अगर मैं ऐसे वक्त जोजो के दिमाग में होता तो उसी वक्त उनके लबो लहजे को गिरफ्त में ले लेता। बहरहाल एक बात यकीनी है, कोई भी शख्स इंसानी फितरत से बाहर नहीं हो सकता। जोश, जज्बे या गुस्से की हालत में बेख्तियार अपने ही लहजे में बोल पड़ते हैं। एक दिन ये दोनों भाई मेरे सामने जरूर बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। वो दोनों भाई आर्मर के दिमाग में पहुंचे। आर्मर के लहजे में अपना तारुफ कराते हुए कहा, हम जोजो के दिमाग में थे। बेख्तियार अपने लहजे में बोल पड़े थे और यह हमारे लिए अच्छी अलामत नहीं है। आर्मर ने पूछा, तिल बैब का इतना अहम इजलास छोड़कर जोजो के पास क्यों आए हो? सारी गड़बड़ हमारी बहन ने की है। वो शख्स बेख्तियार बोल पड़ा था, उसके पीछे जोजो की शरारत है। आर्मर को यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, जोजो हमारी बहन है इसलिए हम शरारत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई और होता तो हम उसे जहनी अजियतें दे देकर मार डालते। लेकिन वो गूंगे अफसर तक कैसे पहुंच गई? तुम सवालात हमसे कर रहे हो जबकि दूसरे कमरे में जोजो मौजूद है। उसके पास जाओ और उसे समझाओ आइंदा ऐसी हरकतें ना करे। आर्मर अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं जा रहा हूं, तुम भी उसके पास आओ, हम उसे प्यार से समझाएंगे। हम नहीं समझा सकते। उसके दिमाग में अपना लबो लहजा इख्तियार करेंगे तो हमारे लिए खतरा है, और जोजो के लबो लहजे में बोलेंगे तो वो कभी यकीन नहीं करेगी कि उसके बाकी दो भाई बोल रहे हैं। लिहाजा तुम अकेले ही समझाओ। मुझे प्रोग्राम बताकर जाओ, तुम क्या करने जा रहे हो? आर्मर, तुम्हें क्या हो गया है? हम तुम्हारे दिमाग में आकर अपना आइंदा प्रोग्राम बताएं? क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि शीबा और फरहाद इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद नहीं होंगे?
आर्मर ने कहा, सॉरी, मैं गलत बात कह गया। दरअसल मौजूदा नाकामी ने उलझा कर रख दिया है। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने कमरे से निकलकर जोजो के पास जाने लगा। जब मैं जोजो के पास पहुंचा तो उस वक्त आर्मर उससे बातें कर रहा था, उसे प्यार मोहब्बत से समझा रहा था। मैं उसके बचकाना ज़हन को कुरीद रहा था, मालूम कर रहा था कि उसने तिल अबैब के इजलास में किस तरह ड्रामा प्ले किया था और हमारी इज्जत रख ली थी। सच पूछिए तो मुझे इस लड़की पर बहुत प्यार आ रहा था। इसने मेरी हमायत नहीं की थी, वो मेरी जानिबदार नहीं थी। फरहाद अली तैमूर के नाम से मुतासिर नहीं थी। उसने तो मासूमाना अंदाज में एक बच्ची की तरह हंसते खेलते ये काम किया था। आर्मर ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर थपकते हुए कहा, मेरी बहन, तुम्हें पता है इन हरकतों से तुम्हारे तीनों भाइयों को कितना नुकसान पहुंचा है? वो एक हाथ से सर को जाते हुए बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बेचारी परेशान थी, अपने रब से दुआएं मांग रही थी, मुझसे देखा ना गया, मैंने उसकी मदद कर दी। मगर जो दोस्त और दुश्मन को समझकर मदद करना चाहिए। भाई, एक दिन आप ही ने समझाया था, मदद करते वक्त दोस्त और दुश्मन को नहीं देखना चाहिए, इंसान बनकर इंसान के काम आना चाहिए। वो इस बात पर गड़बड़ा गया, फिर बोला, ठीक है, मैंने ये कहा था, लेकिन अब जिन दुश्मनों का जिक्र कर रहा हूं उनके साथ कभी इंसानियत से पेश नहीं आना चाहिए, कभी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, किसी हाल में उनकी मदद नहीं करना चाहिए। आज की बात अच्छी तरह याद कर लो। मैं तुम्हें दुश्मनों के नाम बता रहा हूं, उन नामों को याद रखो। जहां भी वो हमारे मुकाबले में नजर आए उनकी बिल्कुल हमायत ना करो। मैं आर्मर के दिमाग में पहुंचकर हंसने लगा। उसने परेशान होकर पूछा, कौन है? फजूल सा सवाल है। वही दुश्मन हो सकते हैं जिनकी हमायत से बहन को रोक रहे हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारी बहन कैसी है? बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। प्यारी और खूबसूरत लड़कियां बहुत होती हैं, मगर हमारी दुनिया में अब मासूम नहीं रहे। ये बालिग बच्ची जो निहायत मासूम है, सिर्फ दोस्ती और मोहब्बत को समझती है, दुश्मनी को नहीं समझती। किसी टीवी ड्रामे में मजलूम लड़की को देखकर उसके लिए तड़प जाती है। शीबा को परेशान देखकर उसके लिए भी बेचैन हो गई। इसके दिमाग के किसी गोशे में यह बात नहीं थी कि शीबा दोस्त है या दुश्मन। मिस्टर आर्मर, हमारी दुनिया में इतने मासूम लोग कहाँ हैं? अगर कोई है तो उसे मासूम रहने दो, क्यों हमारी दुश्मनी के बीच इसे घसीट रहे हो? वो जरा चुप रहा। जवाब में ये नहीं कह सकता था कि अपनी बहन को मासूम नहीं रहने देगा। जो किसी से सच्ची और गहरी मोहब्बत करते हैं वैसे नहीं कह सकते। वो तीनों भाई जोजो को इतनी ही गहराई से और इतनी ही सच्चाई से चाहते थे। मेरी बात आर्मर के दिल को लगी थी, इसीलिए वो सोच में पड़ गया। जब कोई जवाब ना दे सका तो उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे दिमाग से जाओ। तुम पहले सांस रोक लिया करते थे, अब क्यों नहीं रोकते? तुमसे मतलब? भाई, हम ख्याल ख्वानी करते हैं। हमें देखना समझना पड़ता है किस दिमाग के दरवाजे खुले हैं और किसके बंद हैं, और अगर खुल गए हैं तो इसकी वजह क्या है। मैं बताता हूँ, तुम शराब छोड़ नहीं सकते, आजकल ज्यादा ही पीने लगे हो। ऐसे में सांस रोकने का सवाल पैदा नहीं होता। तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारे दोनों भाई बहुत मोहतात और मुस्तकिल मिजाज हैं, इसलिए वो तुम तीनों से यानी तुमसे और जोजो और लेडी रोजीना से भी छुप कर रहते हैं, राजदारी बरतती हैं। अपने अहम मामलात और अहम मंसूबों में तुम लोगों को शरीक नहीं करते। वैसे मानता हूँ तुम पांचों में बड़ी मोहब्बत, बड़ा इत्तेहाद है। मैं उसी मोहब्बत का वास्ता देकर कहता हूँ, जोजो को इन मामलात से अलग रखो। मैं वादा करता हूँ कभी इसे दिमागी तौर पर या जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो इतनी मासूम है कि इससे कोई दुश्मनी कर ही नहीं सकता। फरहाद, मुझे नादान ना समझो। तुम चुपचाप इसके दिमाग में आते रहोगे और इसकी सोच में इसी को भड़काते रहोगे, इसे हमारे खिलाफ करते रहोगे। तुम यही समझ रहे हो तो मैं तुम्हारा एतमाद हासिल नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन के लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत और खुलूस है वो तुम्हारे दिल में नहीं है। अगर तुम मजबूर करोगे तो मैं दुश्मन बनकर इस मासूम को तुम लोगों के खिलाफ भड़काऊंगा। आओ देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहता है। वो परेशान होकर बोला, नहीं फरहाद, मेरी जोजो का एक हाथ हमारे हाथ में होगा, दूसरा तुम्हारे हाथ में, और हम रस्सा कशी की तरह इसे अपनी अपनी तरफ खींचते रहेंगे। ये ज़हनी इंतशार में मुब्तला रहेगी, ना मासूम रहेगी ना चालाक, सिर्फ पागल कहलाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, ये मासूम है, ताहयात मासूम रहेगी। हम में से कोई इसे अपने मामलात में शरीक नहीं करेगा। वो कुछ और भी कहता मगर बात अधूरी रह गई। अचानक शीबा की घबराई हुई सी आवाज़ सुनाई दी, फरहाद जल्दी आओ, अब मेरी डमी नहीं रही, किसी ने उसे हलाक कर दिया है। मेरे जहन को झटका सा लगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या कह रही हो तुम? ये कहता हुआ मैं शीबा के दिमाग में पहुंचा। शीबा कमांडो वाई के दिमाग में थी और वो अहम फौजी अफसरान के साथ डमी शीबा के बेडरूम में था। वहां उसकी लाश पड़ी हुई थी। हम दिन रात लाशें देखते रहते हैं, मगर उस लड़की को मुर्दा हालत में देखकर बहुत सदमा हुआ। उस बेचारी ने बड़ी खूबसूरती से शीबा का रोल अदा किया था। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो बाबा साहब के दायरे की बहुत ही ज़हीन तालबा थी। उससे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी। वो जालिम कौन है जिसने हमारी गुड़िया जैसी तालबा को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया? मैंने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीसने लगा, फिर पूछा, शीबा तुम कहाँ थी? मैं इजलास में थी। हमने डमी को रुखसत कर दिया था ताकि वो बेडरूम में जाकर आराम करे। इसके बाद तुम ये कहकर गए कि अभी वापस आ जाओगे। मैंने कहा, मैं जोजो के पास गया था, उसी ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला था। बहरहाल तुम्हें कैसे पता चला कि वो कत्ल कर दी गई है? मैंने थोड़ी देर तुम्हारा इंतजार किया। उसे इजलास में रहना जरूरी नहीं था। हम जीत चुके थे और असफंदियार की पोजीशन कमजोर हो गई थी। मैं दिमागी तौर पर बाबा साहब के दायरे में हाजिर होना चाहती थी, इसीलिए सोचा
डमी से मुलाकात करती जाऊं। जब मैंने उसकी जानिब ख्याल खुआनी की परवाज़ की तो नाकाम रही। मैंने उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के दिमाग में पहुंचकर देखा, वो दौड़ती हुई आ रही थी और इस वक्त इजलास में पहुंच गई थी। खौफ से थर थर कांपते हुए कह रही थी, मिस शीबा को किसी ने कत्ल कर दिया है। मैंने शीबा से पूछा, पर्सनल सेक्रेटरी को उसके कत्ल की इतला कैसे मिली? यही सवाल कितनी अफसरान ने उससे किया। वो कहती है, बेडरूम के बाहर अपने काम में मसरूफ थी, किसी ने उसके दिमाग में आकर कहा, तुम्हारी मिस चल बसी है, कमरे में जाओ और आंखों से देख लो। पर्सनल सेक्रेटरी को यकीन नहीं आया। वो थोड़ी देर तक अपने सर को थामकर सोचती रही, फिर काम करने लगी। किसी ने फिर उसके दिमाग में कहा, यहां से उठो और इजलास में शरीक होने वालों को इस कत्ल की इतला दो। फिर पर्सनल सेक्रेटरी किसी इरादे के बगैर उठकर खड़ी हो गई। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसे जबरन शीबा के बेडरूम में ले जा रहा हो। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो हैरान रह गई। हलक से चीख निकली और वहां से भागती हुई इजलास में पहुंची। अच्छा, तो किसी ने उसके दिमाग में आकर इतला दी थी। साफ जाहिर है उन दो भाइयों में से किसी ने उसे कत्ल किया है। तुम तीसरे का जिक्र क्यों नहीं करते? मैं इतनी देर तक तीसरे ही के पास था। इस कत्ल में आर्मर का हाथ नहीं। उस डमी के बेडरूम में ऐसे कई अफराद थे जिनके दिमाग में मैं पहले पहुंच चुका था। मैं शीबा से बातें कर रहा था और किसी न किसी अफसर के दिमाग में पहुंचकर उसके जरिए वहां का मंजर देख रहा था। एक अफसर ने पलंग के सरहाने वाली मेज पर से एक कागज को उठाया। उस पर डमी ने अपने हाथों से लिखा था, मैं शीबा नहीं हूं। पूरी तरह होशो हवास में रहकर एतराफ़ कर रही हूं, मेरा नाम शीबा नहीं है, ना ही मैं टेलीपैथी जानती हूं। मैं नहीं जानती मैं कौन हूं, मेरे माँ बाप कौन थे, यानी लावारिस हूं। इसलिए बाबा साहब के इदारे में परवरिश पाती रही। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मेरे साथ बाबा साहब के इदारे में जो नेकियां की गई उनके लिए इदारे की ममनून हूं, लेकिन जो बुराइयां की गई उसके लिए हरफे शिकायत जुबान पर नहीं ला सकती थी। यहाँ आने के बाद कई बार यहूदी हुक्काम के सामने उस इदारे का पोल खोलना चाहा। मेरा दिल कहता था कि मुझे यहाँ के हुक्काम पनाह देंगे, लेकिन दिमाग समझाता था ऐसा हरगिज न करना। मैं डमी शीबा हूं और अब तक यहाँ के लोगों को धोखा देती रही हूँ। ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुझे मार डालेंगे। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं मरने से डरती हूँ। यही वजह है कि अब तक शेख अल फारिस के इशारों पर नाचती रही। वो मेरी जहानत की तारीफ करते रहे, इसीलिए उन्होंने मुझे शीबा की डमी बनाना मंजूर किया, लेकिन मैंने इनकार किया। इसराइली इंटेलिजेंस इतनी नादान तो नहीं है कि वो कभी मेरी असलियत मालूम ना कर सके। मालूम होने पर मुझे गोली मार दी जाएगी। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन शेख अल फारिस ने मुझे बाबा साहब के इदारे के एक बहुत ही खुफिया टॉर्चर चैम्बर में पहुंचा दिया। वो मुझ पर तनवीमी अमल कराना चाहते थे। इस अमल के जरिए शीबा की तमाम हरकत और सकनात को मेरे दिमाग में नक्श कर देना चाहते थे, लेकिन मैं इतनी जिद्दी और इतनी मुस्तकिल मिजाज हूं कि तनवीमी अमल करने वाला बासानी मुझे मामूला नहीं बना सकता। इसलिए टॉर्चर चैम्बर में पहुंचाकर मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, तरह तरह की अजियतें पहुंचाई गईं, मेरे असाब कमज़ोर बनाए गए। इसके बाद मुझ पर तनवीमी अमल किया गया। मैं मजबूर हो गई, अपना बचाव न कर सकी। नतीजा ये हुआ कि तनवीमी नींद पूरी करने के बाद बेदार हुई तो खुद को भूलती गई, अपने आप को शीबा समझती रही। पिछले 2 दिन से महसूस कर रही हूं कि जो तनवीमी अमल मुझ पर किया गया था उसका असर ज़ायल हो रहा है और मैं अपने आप को पहचानने लगी हूं। अभी इजलास में जाने से पहले मैंने असली शीबा से कहा था, मुझे आज़ाद कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारा रोल अदा नहीं कर सकूंगी। उसने कहा, कुछ अरसा और यहाँ रहो, मेरा रोल अदा करती रहो, उसके बाद तुम्हें पेरिस भेज दिया जाएगा। लेकिन वो टेलीपैथी जानने वाले भाई मेरे दिमाग में आने लगे थे, बार बार धमकी दे रहे थे कि मैं अपनी असलियत जाहिर कर दूं, यहूदी हुक्काम को धोखा ना दूं, वरना वो मेरा पोल खोल देंगे। नतीजा ये होगा कि फरहाद और शीबा के हाथों से तो बच जाऊंगी, लेकिन यहाँ के लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी चंद मिनट पहले मैं इजलास से आई हूँ। वो टेलीपैथी जानने वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं वो शीबा और फरहाद की तरह मुझे जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा चेहरा खराब कर देंगे, मैं बदसूरत हो जाऊंगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, जिंदगी बोझ बन जाएगी। मैं सख्त जहनी इंतशार में मुब्तला हूँ। आज मुझे जिंदगी से पहली बार नफरत हो रही है। ये भी कोई जिंदगी है? अगर एक फ्री की बात ना मानूं तो वो मुझे मार डाले, दूसरे फ्री की बात ना मानूं तो वो मेरी जिंदगी तबाह कर दे। इससे तो बेहतर है मर ही जाऊं। मेरी मौत से दूसरी मजलूम लड़कियों को फायदा पहुंचेगा। मैं इसराइली हुकाम से 10 बस्ता अर्ज करती हूँ कि मेरी मौत के बाद उन मजलूम लड़कियों को बाबा साहब के इदारे से निकाला जाए, जो इंतहाई बेबसी की जिंदगी गुजारी हैं। वो इतनी मजबूर है कि फ्रांसीसी हुकूमत से भी शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि वो हुकूमत बाबा साहब के इदारे की सरपरस्त है। बहुत हो चुका, अब मुझ पर जिंदगी का एक एक लम्हा भारी है। लेकिन जान देने से पहले इतना बता दूं कि मैं इस फौजी अफसर के दिमाग में पहुंच ही नहीं सकती थी, ना ही शीबा पहुंच सकती थी। ये शीबा की कोई ऐसी चाल है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है और ना ही कोई और समझ पाया है, लेकिन मैं बाजी पलट रही हूँ। मेरी मौत से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं फरहाद, शीबा और बाबा साहब के इदारे का पोल खोल कर जा रही हूँ। मैं फिर इस तहरीर के इख्तिताम पर एतराफ़ करती हूँ कि मैं शीबा नहीं हूँ, मुझे खुदकुशी पर किसी ने मजबूर नहीं किया, मैं अपनी खुशी से जान दे रही हूँ। फ़कत राकिमुल हरूफ, स्टेला जोसेफ। तहरीर ख़त्म हो गई। मैं उस अफसर के दिमाग में रहकर उसे पढ़ रहा था। वह बहुत ही नेक और ज़हीन लड़की थी। बाबा साहब के इदारे के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकती थी और आज तक इदारे के खिलाफ किसी ने कुछ भी नहीं लिखा था। उसके किसी हिस्से में कोई खुफिया टॉर्चर चैम्बर नहीं था जहां किसी को अजियत पहुंचाई जाए। यह सरासर इल्ज़ामात थे
ऑफिसर ने तहरीर को बुलंद करते हुए दूसरों को दिखाते हुए कहा, यह बहुत अहम खत है। खुदकुशी करने वाली ने बाबा साहब के इदारे का पोल खोल दिया है। वहां की ढकी छुपी बातें इसमें मौजूद हैं। इसके जरिए हम उस इदारे के खिलाफ तहरीक चला सकती हैं। उसने वो खत अपने एक जूनियर अफसर को दिखाते हुए कहा, इसे पढ़कर सुनाओ। वह पढ़कर सुनाने लगा। मैं डमी शीबा की लाश को देख रहा था। उसके सीने में एक खंजर दिल की जगह पे अवस्थ था। उस बेचारी के साथ कितना जुल्म हुआ था। उन दो भाइयों में से किसी ने उसके दिमाग पर काबिज होकर वो तहरीर लिखवाई। इसके बाद उसे वो खंजर पकड़ने पर मजबूर किया और उसी के हाथों से मार डाला। उसका नाम वाकई स्टेला जोसेफ था। वो बाबा साहब के इदारे में हर दिल अजीज थी। सब उसे चाहते थे। शीबा ने शेख साहब को उसके कत्ल के मुतल्लिक बता दिया। इदारे के तमाम तलबा तालिबात को जब यह दिल गुदाज खबर मिली होगी तो सभी सदमे से चूर हो गए होंगे। सबके सर मातमी अंदाज में झुक गए होंगे। इस खत को सुनने के बाद एक अफसर ने कहा, यह साबित हो गया कि शेख अल फारस ने हमें धोखा दिया है। डमी शीबा हमारे हवाले की और असल को छुपा रखा है। दूसरे अफसर ने कहा, आप ये बात जितनी आसानी से कह रहे हैं ये इतनी आसान नहीं है। इसमें बड़ी गहराई और पेचीदगी है। मेरा दिल कहता है ये कत्ल होने वाली हमारी शीबा थी। इसने भरे इजलास में टेलीपैथी की सलाहियतें साबित करके उस गूंगे ऑफिसर को बोलने पर मजबूर कर दिया था। पहले ऑफिसर ने कहा यह फरहाद की चाल थी। इस कत्ल होने वाली ने उसके दिमाग में पहुंचकर उसे हंसने बोलने पर मजबूर नहीं किया। दूसरे अफसर ने पूछा, क्या आप साबित कर सकते हैं कि उसमें फरहाद की चाल थी और ये असली शीबा नहीं थी? अफसर ने वो खत दिखाते हुए कहा, इसके डमी होने का सबूत ये खत है। क्या किसी के दिमाग पर काबिज होकर ऐसे खत लिखाए नहीं जा सकते? क्या इसे खुदकुशी पर मजबूर किया नहीं जा सकता, जैसा कि हमारी आंखों के सामने हो चुका है? एक अफसर ने दूसरे अफसर को नागवारी से देखते हुए कहा, मुझे तुम पर शुबा हो रहा है कि तुम फरहाद अली तैमूर के एजेंट हो या असली शीबा जो अब तक हमारी नजरों से छुपा कर रखी गई है वो तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारी जुबान से बोल रही है। कमांडो वाई ने बेख्तियार कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। तुम लोगों ने असफंदियार को वापस बुलाकर और 3 टेलीपैथी जानने वालों को दोस्त बनाकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब शीबा तुम्हें नहीं मिलेगी। हम भी उसकी जुदाई का सदमा सहते रहेंगे। शायद तुम लोगों का अंदाजा नहीं मैं उसकी हलाकत पर किस तरह गम और गुस्से को बर्दाश्त कर रहा हूं। बहुत जल्द मेरी इंतकामी कार्रवाई शुरू होने वाली है। मैं तुम सबको सुकून से रहने नहीं दूंगा। मैं देखता हूं वो टेलीपैथी जानने वाले किस तरह तुम लोगों की हिफाजत करते हैं और किस तरह शीबा के कत्ल का इंतकाम लेने से मुझे रोक सकते हैं। मेरे हमायती अफसर ने कहा, मिस्टर फरहाद, आप गुस्से में हमसे इंतकाम लेंगे, लेकिन ये ना भूलें कि हम में से बेशतर आपके दोस्त हैं और इस मामले में आपसे इत्तफाक करते हैं कि वो टेलीपैथी जानने वाले हमें किसी भी मौके पर ज़बरदस्त धोखा दे सकती हैं। हमें असफंदियार को वापस नहीं बुलाना चाहिए था। उसकी बात पर दूसरे अफसरान इख्तलाफ करने लगे, उसे बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा, मैं तुम लोगों की बहस में शरीक नहीं हो सकता। अभी शीबा की मौत का सदमा है। मैं खामोश रहना चाहता हूँ, किसी गोशे में वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद आकर दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। लेकिन एक बात सुन लो, उन तीनों का वार कामयाब रहा है। उनका मकसद पूरा हो रहा है। उन्होंने इस बहाने असल शीबा को खत्म कर दिया ताकि टेलीपैथी के सिलसिले में तुम्हारी हुकूमत उन तीनों की मोहताज रहे और शीबा कभी तुम्हारे काम ना आ सके। इस नुक्ते को अपने दिमाग में रखो, गौर करो तो दुश्मनों की चाल समझ में आ जाएगी। खुदा हाफिज, मैं फिर आऊंगा। मैं वहां से रुखसत होकर अपनी जगह हाजिर हो गया। बिस्तर से उतरकर फर्श पर आया, फिर इधर से उधर टहलने लगा। अभी मेरे जख्म भरे नहीं थे। मैं जिस्मानी कमजोरी महसूस करता था, लेकिन उठने बैठने और चलने फिरने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। मैंने सोचा ये टेलीपैथी जानने वाले भाई हम एक मामले में उलझाकर दूसरे मामला से तवज्जो हटाना चाहते होंगे। जाने और कैसी चालें चल रहे होंगे, लिहाजा मां नीलमा दासी और आनंद की खबर लेना चाहिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो रेड पावर के बॉस की एक प्राइवेट रहायशगाह थी। बॉस ने मेरा बहुत ख्याल किया था और बड़ी तवज्जो से इलाज करा रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, जनाब बिस्तर से क्यों आ गए? कॉल बेल के जरिए किसी को भी बुला सकते थे। मैं मरीज बनकर रहना नहीं चाहता। आप ये बताएं, आनंद और माँ जी कैसी हैं? वो माँ बेटे शॉपिंग के लिए गए हैं, 1 आध घंटे में वापस आ जाएंगे। मेरा ड्राइवर मोहतात रहेगा, मैंने उसे समझा दिया है। मैं एक बड़ी सी खिड़की के पास आकर आराम से बैठ गया। बॉस ने कहा, जनाब वो टेलीपैथी जानने वाले अजाबे जहां बन गए हैं। आप और मादाम सोनिया जहां भी छुप कर रहेंगे वो दुश्मनों को आपके बदलते हुए पते ठिकाने तक पहुंचाते रहेंगे। मैंने तायद में सर हिलाते हुए कहा, बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। देखा जाए तो मुझे इस खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। दुश्मन जाने कहां से मेरी ताक में होंगे, इसकी आप फिक्र न करें। खिड़की पर बुलेट प्रूफ प्लास्टिक कवर चढ़े हुए हैं। बाहर दूर तक शहर का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, मैं ओवल्टीन पीना चाहता हूँ। वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने ख्याल खुआनी की परवाज की और सोनिया के दिमाग पर दस्तक दी। उसने फौरन ही सांस रोक ली। अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले मैंने सोनिया और पौमी को तनवीमी अमल के जरिए अपनी मामूला बनाया था और ये बात नक्श कर दी थी कि माइंदा 48 घंटे तक बहुत हसास रहेंगी। उनके दिमाग में कोई भी अजनबी सोच की लहर आए तो वो सांस रोक लिया करेंगी। अगरचे सोनिया और पौमी योगा की माहिर नहीं थी, ताहम दुश्मनों से घंटों लड़ने की आदी थी। जो लोग तवील जंग लड़ने के आदी होते हैं वो अपनी सांसों पर काबू पाना जानते हैं। सोनिया और पौमी कम से कम 1 मिनट तक जरूर सांस रोक सकती थी। यही वजह थी कि दिमाग पर दस्तक देते हुए सोनिया ने सांस रोक ली। फिर उसने सांस लेते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं फरहाद बोल।
मेरी बात पूरी होने से पहले उसने डांट कर कहा, यू शट अप यू चीटर। थोड़ी देर पहले भी तुमने फरहाद बनकर मुखातिब किया था और मैंने धुतकार दिया था, फिर बेशरम बनकर चले आए हो। आई से गेट आउट। जितनी देर वो बोलती रही मैंने उतनी देर में मालूम किया पोमी कार ड्राइव कर रही थी और वो दोनों कहीं तनहा जा रही थी। मैंने पूछा, ये तो बता दो अस्पताल छोड़ने के बाद कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ भी जाती हूँ वो जगह तुम लोगों के लिए जहन्नुम बन जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। अब मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे, मैं सांस रोक रही हूँ। दूसरे लम्हे उसने सांस रोक ली। मैं दिमाग से बाहर निकल आया। बड़ी मुश्किल थी। मैंने ये हरबा दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किया था। वो सोनिया और पोमी के दिमाग में बेरोक टोक आकर हमारे मंसूबों को मालूम नहीं कर सकते थे और ना ही उन्हें ट्रैप करके इधर से उधर भटका सकते थे, जैसा कि उन्होंने पोमी के साथ किया था और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। अब दुश्मन तो क्या, मैं खुद उनसे दिमागी राब्ता कायम नहीं कर सकता था। मुझसे एक गलती हुई थी। अगर मैं तनवीमी अमल के दौरान कोड वर्ड्स मुकर्रर कर लेता और उनके दिमाग में ये बात नक्श कर देता कि फलां कोड वर्ड्स दोहराने के बाद वो मेरे फरहाद होने का यकीन कर लें, तो आसानी से हमारे दरमियान खुफिया गुफ्तगू हो सकती थी। लेकिन मैं जल्दी में था, परेशान भी था, इसलिए ये नुक्ता जहन में नहीं आया। मेरे लिए शीशे के एक छोटे से मग में ओवल्टीन आ गई। मुलाजिम के साथ बॉस भी आया था। मैंने कहा, सोनिया और पोमी अस्पताल से निकल गई हैं, किसी कार में सफ़र कर रही हैं, पता नहीं कहाँ जाना चाहती हैं। बॉस ने कहा, उस अस्पताल में दुश्मनों के एजेंट थे। उन्होंने मिस पोमी को ऐसा इंजेक्शन दिया था जिससे असाब कमज़ोर हो गए थे। अगर मादाम उसे वहाँ से लेकर निकल चुकी हैं तो मैं यकीन से कहता हूँ वो मेरी रिहाइशगाह की तरफ ज़रूर जाएंगी। मैं इंतजामात करता हूँ। मेरे आदमी रास्ते में कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेस कर लेंगे। उसकी बात खत्म होती है एक शख्स तेजी से चलता हुआ आया। फिर उसने बॉस को सलाम करते हुए कहा, बॉस गजब हो गया, वो माँ बेटे को ले गए हैं। वो बॉस का वही ड्राइवर था जो आनंद और माँ जी को लेकर गया था। बॉस ने उसे डांट कर कहा, बात पूरी करो और सलीके से करो। माँ बेटे को कौन ले गया है, कैसे ले गई हैं? मैं क्या बताऊं जनाब, 2 आदमी आए, उन्होंने मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दिया, माँ बेटे को चलने के लिए कहा। वो उनके साथ चले गए। अगर जरा भी इनकार करते, मेरी मदद करते, तो मैं हरगिज जाने ना देता, अपनी जान पर खेल जाता। लेकिन वो उनसे मिले हुए थे। मैंने कहा, यह नहीं हो सकता, माँ जी मुझे धोखा देकर अपने बेटे को यहाँ से नहीं ले जाएंगी। बॉस ने कहा, आपकी माँ जी बहुत परेशान थी, बार बार कहती थी उनके बेटे को बाप का नाम मिलने वाला है, उन्हें जाना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा फरहाद मुझे जाने से रोक रहा है। क्या ये नहीं हो सकता कि उन्होंने आखिर में जाने का ही फैसला कर लिया हो और दुश्मनों के साथ राजी खुशी चली गई हूँ? मैं अभी उनके दिमाग में पहुंचकर मालूम कर सकता हूँ, मगर इससे पहले मैं माँ के मुकद्दस रिश्ते पर भरपूर एतमाद करते हुए कहता हूँ वो मुझे धोखा नहीं देंगी। उन कमबख्तों ने टेलीपैथी के जरिए माँ बेटे को ट्रैप किया है। आप जाएं और सोनिया और पोमी का ख्याल करें। बॉस चला गया। मैंने ख्याल खुआनी की परवाज की और माँ जी के पास पहुंच गया। मैंने जिस एतमाद का इजहार किया था वो दुरुस्त था। जिस वक्त ड्राइवर को रिवॉल्वर दिखाकर बेबस किया गया, उस वक्त आनंद और माँ जी के दिमाग उन टेलीपैथी जानने वालों के कब्जे में थे। इसीलिए उन्होंने कोई एतराज नहीं किया और उस कार से उतरकर दूसरी कार में बैठ गई। फिर वो कार उन्हें एक फ्लाइंग क्लब ले गई। वहां से वे एक हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान उनके दिमागों को आज़ाद छोड़ दिया गया, लेकिन पिछली सीट पर बैठे हुए लोगों के पास रिवॉल्वर थे। माँ जी के दिमाग को आज़ाद करने से पहले किसी ने मेरे लबो लहजे में कहा था, माँ जी मैं आपका मुंह बोला बेटा, फरहाद बोल रहा हूँ। उन्होंने खुश होकर कहा, बेटे ये तुम हो, क्या अभी मेरे पास आए हो? मैं बहुत देर से आपके दिमाग पर कब्जा जमाए बैठा हूँ। आनंद के दिमाग पर शीबा ने कब्जा जमाया हुआ था। हमने सोचा इससे पहले कि समामी जी अपने उन टेलीपैथी जानने वालों के जरिए आपको अपने पास बुला लें, हम आपको अपने तौर पर ट्रैप करके उनसे दूर ले जा रहे हैं। बेटे मैं घंटा भर पहले तुम्हारे पास थी, तुम मुझे जहां जाने को कहते वहां चली जाती। आखिर ये इतना लंबा चक्कर क्यों चलाया है? कम अज कम मेरे बेटे की गर्दन से रिवॉल्वर तो हटा दो। मुझे अफसोस है, मेरे आदमी गूंगे रहेंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। मौत आपके बेटे के करीब रहेगी। नीलमा दासी तुम बहुत बोली हो। एक मुसलमान को बेटा बनाकर तुमने ये समझ लिया कि वह सचमुच बेटा बन गया। फरहाद ये क्या कह रहे हो? तुम तो जुबान के धनी हो। मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए जुबान का पाबंद हूँ, काफिरों को किसी गिनती में नहीं लाता, चाहे वो माँ बनकर ही क्यों ना आए। मेरे दुश्मन ने माँ जी से बड़ी घटिया बातें की थीं। उनके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करने के लिए माँ बेटे के दरमियान मजहब की दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने मुखातिब किया, माँ जी मैं आपका बेटा फरहाद बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ दोबारा सुनते ही उनकी आंख से आंसू निकल आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, फरहाद तुम कहाँ हो? मैं नहीं जानती, आंखों के सामने देख रही हूँ, तुम्हें देवता मानकर हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा करती हूँ, मेरे बेटे की गर्दन से रिवॉल्वर हटा दो। मैंने फौरन ही ख्याल खुआनी के जरिए उनके जुड़े हुए हाथों को अलग किया, उनकी गोद में रखा, फिर कहा, आप मुझे शर्मिंदा न करें, आप मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूँ। उन्होंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं और कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, मेरी आंख खुल गई है। हमारे दरमियान धर्म और मजहब की दीवार है, हम कभी माँ बेटे नहीं बन सकते। तुम्हें हमारे खिलाफ जो करना है करो, मगर मेरे बेटे की जान बख्श दो। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि अब से थोड़ी देर पहले जो भी आपके दिमाग में बोल रहा था वो दुश्मन था। मेरे लोबो लहजे में उसने आपसे घटिया बातें की हैं, मुझे शर्म आ रही है। फरहाद अगर वो तुम नहीं थे तो तुम्हें कैसे मालूम है कि उसने घटिया बातें की थी? आप भूल रही हैं, मैं ख्याल खुआनी के जरिए चुपचाप दिमागों में रहकर पिछली तमाम होने वाली बातें मालूम कर सकता हूँ। दुश्मनों ने आपको ट्रैप किया, अब स्वामी जी के पास ले जा रहे हैं।
तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे स्वामी जी के पास नहीं कहीं दूर ले जा रहे हो। मैं अपने शौहर से कभी नहीं मिल सकूंगी और अपने बेटे को उसके बाप का नाम नहीं दिला सकूंगी। थोड़ी देर बाद आपको मेरी सच्चाई का यकीन आ जाएगा। यह हेलीकॉप्टर आपको जहां पहुंचा रहे वहां आपके बेटी की जिंदगी इंतहाई खतरे में होगी। मैं वादा करता हूं जिस जुबान से आपको माँ का है उसी जज्बे से आनंद की हिफाजत करूंगा। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। माँ जी को यकीन दिलाना ख्वामखा वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ था। आने वाला वक्त ही उनकी आंखें खोल सकता था। मैं उन्हें इल्ज़ाम भी नहीं दे सकता। वो बेचारी ट्रैप की गई थी। उनके दिमाग पर कब्जा जमाने के बाद दुश्मन ने ऐसी चाल चली कि सभी धोखा खा सकते थे। एक माँ जी पर ही क्या इन्हिसार था। मैंने मास्क मैन से राब्ता कायम किया। मेरी आवाज़ सुनते उसने कहा, फरहाद साहब, मुझे आपके हालात का इल्म है। आप जख्मों से चूर हैं। सबसे पहले अपनी खैरियत बताइए। मैं बखैरियत हूँ। आपको मालूम होगा कि टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों की तादाद अच्छी खासी हो गई है। हाँ, ये मसला पेचीदा हो गया। उनसे बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मैंने इसीलिए राब्ता कायम किया है। मेरा मशवरा है आप न्यूयॉर्क के बॉस से किसी भी राब्ते पर गुफ्तगू ना करें। वो टेलीपैथी जानने वाले किसी तरह आपके दिमाग तक पहुंच सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। मैंने फैसला किया है न्यूयॉर्क के मौजूदा बॉस को रिटायर कर दूं और उसकी जगह दूसरा ले आऊं जो योगा का माहिर हो। यह बेहतर होगा। आइंदा मैं आपसे राब्ता कायम करूंगा तो पहले आप कोड वर्ड्स दरियाफ्त करेंगे। मैं उसके जवाब में कहूंगा फरहाद ऑन जीरो चैनल। मैं इसे याद रखूंगा। मेरा दूसरा मशवरा है दुनिया के जितने मुल्कों और जितने शहरों में आपके बॉस और एजेंट हैं, आप उनसे बराह रास्त गुफ्तगू ना करें। आप वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जो आपसे पहले मास्क मैन करता रहा है। मैं यही करूंगा। सोनिया और पोमी भटक रही हैं। शायद एक आध घंटे में न्यूयॉर्क के बॉस तक पहुंचेंगी। मैं चाहता हूं आप खुफिया तरीके से एक चार्टर तैयारा उनके लिए रिजर्व करा दें ताकि वो बखैरियत बाबा साहब के इदारे पहुंच सकें। ये अभी हो जाएगा। मैंने राब्ता ख़त्म किया। फिर जनाब शेख साहब को मुखातिब किया। शीबा उनके पास मौजूद थी। वो उसे समझा रहे थे कि तिलबैब में आइंदा असफंदियार और टेलीपैथी जानने वालों के खिलाफ किस तरह महाज बनाया जाएगा और हमारी डमी शीबा स्टेला जोसेफ के कत्ल का रद्द-ए-अमल किस तरह जाहिर किया जाएगा। मेरे मुखातिब करने पर उन्होंने कहा, सोनिया और पोमी की खबर सुनाओ। उन पर ज्यादा तवज्जो दो। ये टेलीपैथी जानने वाले उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनाब, मैं इस कदर मसरूफ रहा कि उनके मुतल्लिक कुछ बता ना सका। बहरहाल इत्मीनान रखें, मैंने तनवीमी अमल के जरिए उनके दिमागों को हसास बना दिया है। हमारे दुश्मन तो क्या, मैं और शीबा भी उनके दिमागों में पहुंचकर अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे। बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब वो कहाँ हैं? मैं यकीन से नहीं कह सकता। बहरहाल जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने मास्क मैन से कह दिया है। वो उन्हें एक चार्टर्ड तैयारे से आपके पास भेजने वाला है। अगर सोनिया या पोमी आपसे राब्ता कायम करें तो आप उन्हें चार्टर्ड तैयारे के मुतालिक बता दें। शीबा सोच में डूबी हुई थी। मैंने उसे मुखातिब किया। वो चौंक गई। फिर उसने पूछा, फरहाद ये तुम हो? मैंने तुमसे कहा था अगर शुबा हो तो जवाबन ख्याल ख्वानी की परवाज करके मेरे पास आ जाया करो ताकि पता चले हमारे दरमियान कोई दुश्मन तो नहीं। दूसरे ही लम्हे उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर मेरे दिमाग में पहुंच गई। मैंने पूछा, किस सोच में गुम थी? क्या बताऊं? उस मकतूल शीबा की जगह खुद को देख रही थी। खुदाया, अगर मैं सचमुच तिलबैब जाती तो मेरा यही अंजाम होता। मैं तुम्हारी सलामती पर खुदा का शुक्र अदा करता हूं, मगर स्टेला की मौत पर बेहद अफसोस हो रहा है। मैं दुश्मनों से बुरी तरह इंतकाम लूंगी। एक बार फिर मैं तुम्हारा और शेख साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम लोगों की एहसानमंद हूं। मुझे फिर एक बार नई जिंदगी मिल रही है। गैरों की तरह बात ना करो। तुम हमारी हो, हमारी रहोगी। ये इदारा भी तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा। कभी हमारे दरमियान ना अजनबियत होगी, ना शकूक व शुबहात दिल में जगह बनाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है और मुझे यकीन है कि वो दिलों के भेद जानने वाला दुआ मांगने से पहले ही दुआ कबूल कर चुका है। मैं असफंदियार के पास जा रही हूँ। शेख साहब ने उसके दिमाग को कमज़ोर बनाने का मशवरा दिया है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। वो चली गई। मैंने शेख साहब को मुखातिब करके पूछा, इदारे में दुश्मनों के दाखिले को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी कोई चाल कामयाब ना हो। मसलन हमारे यहाँ जितने योगा के माहिर हैं उन तमाम तलबा और तालिबात को ऐसी ड्यूटी पर लगाया है जहाँ उन्हें इदारे से बाहर वालों से राब्ता कायम रखना पड़ता है। इस तरह उन्हें अपनी आवाज़ें सुनाना पड़ती हैं। वो दूसरों की बातें नोट करती हैं। वो टेलीपैथी जानने वाले उन्हें ट्रैप करना चाहेंगे तो नाकाम रहेंगे। इस इदारे में दाखिल होने के लिए जितने गेट हैं वहाँ योगा के माहिर अफराद का पहरा रहेगा। बाकी जो लोग सांस रोकना नहीं जानते अभी मशकें कर रहे हैं उन्हें एहतियातन बातचीत से मना कर दिया गया है। वो कुछ अरसे तक गूंगों की बैनुल-अक़वामी ज़ुबान यानी इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहेंगे। मैंने बहुत सी एहतियाती तदाबीर की हैं, तुम इत्मीनान रखो। उसी वक्त इदारे का एक तालिब इल्म उनके पास आकर खड़ा हो गया और इशारे की ज़ुबान में कहने लगा, न्यूयॉर्क से सोनिया बात करना चाहती है। वो फ़ौरन उठकर दूसरे कमरे में गए। वहां से रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं शेख अल फारस बोल रहा हूँ। सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। मैं और पोमी एक बंद कमरे में हैं। अभी न्यूयॉर्क के बॉस की पनाह में है। मैं बहुत राजदारी से बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ वो टेलीपैथी जानने वाले नहीं सुन सकते। आप हमें किसी तरह अपने यहाँ बुलाने का इंतज़ाम करें। यह इंतज़ाम हो चुका है। मास्क मैन ने तुम लोगों के लिए एक चार्टर्ड तैयारे का इंतज़ाम किया है। उसमें चली आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने शेख साहब से कहा, आप उन्हें बता दें मैंने उन पर तनवीमी अमल किया है जिसका मजीद 44 या 45 घंटे तक असर रहेगा
और वह किसी भी पराई सोच की लहरों को फौरन महसूस कर लिया करेंगी। शेख साहब ने सोनिया को यह बात बताई। उसने कहा, मैं समझ रही थी मेरे और पौमी के साथ ज़रूर कुछ किया गया है। हम अचानक ही बहुत ज़्यादा हसास हो गए, मगर फरहाद ने एक गलती की। हमें हसास बनाया मगर राब्ते के लिए कोड वर्ड्स मुकर्रर नहीं किए। मैंने शेख साहब की ज़ुबान से कहा, आइंदा तनवी में अमल किया जाएगा तो कोड वर्ड्स मुकर्रर किए जाएंगे। फिलहाल तुम दोनों यहाँ चली आओ। उन्होंने रिसीवर रख दिया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है वो टेलीपैथी जानने वाले सोनिया और पौमी की मसरूफियात को नहीं समझ पाएंगे। ये भी नहीं मालूम होगा कि वो पेरिस जा रही हैं। उन्होंने तायद में सर हिलाकर कहा, हर तरह एहतियात बरती गई है। कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा गया है जिसके जरिए दुश्मन सोनिया और पौमी के सफ़र के मुतल्लिक कुछ मालूम कर सकें। रास्ते में उनके लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैंने मास्क मैन को मुखातिब किया। उसने कोड वर्ड पूछा। मैंने कहा, फरहाद ऑन 0 चैनल। उसने मुतमईन होकर बताया, मैंने चार्टर्ड तैयारी का इंतजाम कर दिया है। अभी इतला मिली है कि सोनिया और पौमी उसमें सफ़र करने के लिए राजी हैं। उनकी हिफाजत का क्या इंतजाम है? मेरा एक खास आदमी उनके साथ सफ़र करेगा। वो योगा का माहिर है। आप इत्मीनान रखें। मुझे उसकी आवाज़ सुनाइए ताकि मैं वक्तन फ़वक्तन उस त्यारे में मौजूद रहकर उन दोनों की हिफाजत कर सकूं। मास्क मैन ने उस खास मातियत से राब्ता कायम किया। उसे बताया कि फरहाद साहब उसके दिमाग में मौजूद रहेंगे और सफ़र के दौरान उससे राब्ता कायम करते रहेंगे। उसने खुश होकर कहा, फरहाद साहब मुझसे राब्ता कायम करेंगे तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर उसके दिमाग में पहुंच गया। उसे मुखातिब किया। वो एकदम से टेंशन होकर सलाम करते हुए बोला, गुलाम हाजिर है, हुक्म दीजिए। मैं सिर्फ राब्ता कायम करना चाहता था। हम एक दूसरे से मुतारिफ हो चुकी हैं, फिर किसी वक्त राब्ता कायम करूंगा। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। सर उठाकर देखा, मुलाजिम खड़ा हुआ था। उसने अदब से हाथ बांधकर कहा, जनाब ओवल्टीन ठंडी हो चुकी है, फिर गर्म करके ले आओ। वो उसे ले गया। मैं सर झुकाकर हिसाब करने लगा कि मैंने और शीबा ने कहाँ कहाँ एहतियाती तदाबीर के जरिए अपने तमाम लोगों को महफूज रखने की कोशिशें की हैं। हमारे नए दुश्मन आदाब दुश्मनी के नए अंदाज इख्तियार कर रहे थे। हम भी दुश्मनी के दस्तूर में तब्दीलियां ले आए थे। पहले हम एहतियाती तदाबीर पर ध्यान नहीं देते थे। जब भी कोई हमला होता, कोई रुकावट होती तो उसी वक्त उसका हल तलाश कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास टेलीपैथी का ज़बरदस्त हथियार था जो फ़ौरन ही कारगर साबित होता। अब यह हथियार दुश्मनों के पास भी था, लिहाजा कबल अज वक्त एहतियाती तदाबीर लाजमी हो गई थी। अपनी पहली तदबीर के मुताबिक मैंने सोनिया और पौमी को दुश्मनों की ख्यालख्वानी से महफूज कर दिया था। दूसरी तदाबीर के मुताबिक मैंने और शीबा ने यह तय कर लिया था कि उसके दिमाग में मेरी आवाज़ सुनाई दे या मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ सुनाई दे तो तस्दीक करने के लिए ख्याल ख्वानी के जरिए एक दूसरे के दिमाग में पहुंच जाएं, ताकि मालूम हो सके हमारे दरमियान तो दुश्मन नहीं है। तीसरी एहतियाती तदबीर के मुताबिक मैंने मास्क मैन के लिए कोड वर्ड्स मुकर्रर कर दिए थे ताकि वो दुश्मनों से धोखा ना खाए। मेरे बस में होता तो मैं सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचकर उसके लिए भी दूसरा कोड वर्ड मुकर्रर कर देता, लेकिन मैंने उसके सामने अभी तक अपनी ख्याल ख्वानी जाहिर नहीं की थी, उसे धोखे में रखा था। जिन दिनों में जेर ज़मीन दुनिया में था और आर्मर के जेर असर था, उस वक्त उन लोगों ने मेरे दिमाग से बड़ी अहम मालूमात हासिल की थी, जिनमें एक मालूमात सुपर मास्टर की मुतल्लिक थी। वो कमबख्त तीनों भाई उसके दिमाग तक पहुंच चुके होंगे और चुपचाप उसके अहम राज मालूम कर रहे होंगे। बहरहाल जनाब शेख अल-फारस भी दुश्मनों की टेलीपैथी से इदारे को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर बड़ी कामयाबी से अमल कर रहे थे। अब आनंद और माजी का मसला रह गया। मेरे बस में होता तो मैं उन दोनों पर तनवीमी अमल करके उनके दिमाग को हसास बना देता, लेकिन महज हसास बना देने से बात नहीं बनती। वो ना तो योगा के माहिर थे और ना ही ऐसे फाइटर जो सांसों को काबू में रखते। अगर वो पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोकना चाहते तो कभी ना रोक पाते, लिहाजा उन पर तनवीमी अमल बेकार ही होता। वह हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी की हमवार सतह पर उतर रहा था। आनंद की गर्दन से रिवॉल्वर हटा लिया गया था, लेकिन वो दोनों गुमसुम थे। उनके दिमागों पर दुश्मनों ने कब्जा जमाया हुआ था। मैंने माजी को मुखातिब किया, आप इस हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद अपने स्वामी जी के दर्शन कर सकेंगी। वह चुप रही। मैंने कहा, मैं जानता हूँ आपके और आनंद के दिमागों पर दुश्मनों ने कब्जा जमा रखा है, इसीलिए आनंद रिवॉल्वर की जद पर नहीं है। वह मेरी हमायत में या मुखालफत में नहीं बोल सकती थी। जिसने दिमाग को कब्जे में कर रखा था वो बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं चाहता तो मजबूर कर सकता था, फिलहाल ये ज़रूरी नहीं था। मैं देखना चाहता था ये लोग माँ बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं और उनसे क्या चाहते हैं। एक बहुत बड़ी इमारत के सामने तकरीबन 1 मील के फासले पर वह हेलीकॉप्टर उतर गया। गर्दिश करता हुआ पंखा थमने लगा। एक कार इमारत के अहाते से निकलकर हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर रुक गई। आनंद और माजी को उसमें बैठने के लिए कहा गया। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और उन्हें इमारत की तरफ ले जाने लगा। अब उनके पास कोई नहीं था, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो इस वीराने से कहीं भाग कर नहीं जा सकते थे। मैं हीरा स्वामी के पास पहुंच गया। उन टेलीपैथी जानने वालों ने अपने आलाकार के जरिए हीरा स्वामी के खाने में कोई ऐसी दवा मिला दी थी जिसके बायस वो अक्सर खांसने लगता था, सांस फूलने लगती थी। ऐसी हालत में वो सांस रोक नहीं सकता था। वो टेलीपैथी जानने वाले जब चाहते उसके दिमाग में पहुंच जाते। उनके इस तरीक़ाकार से मुझे फ़ायदा पहुंच रहा था, इसीलिए मैं बासानी उसके दिमाग में पहुंच गया।
वो उस इमारत के एक कमरे में माँ बेटे का इंतजार कर रहा था। खिड़की के पास खड़ा देख रहा था। जब कार करीब आकर रुक गई तो वह पलटकर एक शहाना तर्ज की कुर्सी के पास आया और उस पर एक फाते की शान से बैठ गया। माँ जी अपने बेटे के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसी कमरे में दाखिल हुई। मैंने फिर उनके पास पहुंचकर देखा वह बेचारी अभी तक अपने आप में नहीं थी, ना ये समझ रही थी कि कहाँ ले जाई जा रही हैं और अब किस तरह अपने स्वामी के पास पहुंच गई हैं। लेकिन वो कुछ बोलने के इख्तियार में नहीं थी। उन टेलीपैथी जानने वालों ने अचानक ही उनके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो चौंक कर स्वामी को देखने लगी। हीरा स्वामी ने हंसते हुए कहा, नीलमा, औरत एक गाय होती है। वह रस्सी और खूंटे से बंधी होती है। कभी रस्सा तुड़ाकर भागने की कोशिश करती है मगर रस्सी की लंबाई तक पहुंचकर झटका खाती और वापस खूंटे की तरफ आ जाती है। तुम भी इसी तरह आ गई हो। माँ जी ने कहा, मैं तुम्हारी मकारियों को 20 बरसों से देखती आ रही हूँ। अफसोस इस बात पर है कि मैंने अपने बेटे फरहाद पर शुबा किया। उसने पेशगोई की थी कि तुम्हारे दर्शन होंगे। वह हंसते हुए बोला, दर्शन हो रहे हैं, आगे बढ़ो और मेरे पाँव को छूकर मेरे कदमों की मिट्टी को अपनी मांग में सजा लो। मैं आज तुम्हारे सामने बहुत अहम और आखिरी फैसला कर रही हूँ। अगर वाकई तुमने मेरे बेटे को बाप का नाम देने के लिए बुलाया है तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों से सर नहीं उठाऊंगी। तुम्हें देवता मानकर पूजती रहूंगी। अगर तुमने कोई चाल चली है तो याद रखो, आज से मैं तुम्हारी बदतरीन दुश्मन बन जाऊंगी। उसने नागवारी से देखा, फिर हकारत से थूकते हुए कहा, दुश्मन? तू कब मेरी दुश्मन नहीं थी? मेरे करोड़ों रुपए के हीरे छुपा लिए मुझे उस छोकरे के हवाले से बदनाम करना चाहती है। अब तेरी सारी चालाकियां खत्म हो गई हैं। मैं अभी तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को अजियतें दे देकर मारूंगा। तू चीखती चिल्लाती रहेगी, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। तू अपने बनास्पति बेटे फरहाद को भूल जा। क्या मेरे बेटे को मारने के बाद तुम उन हीरों तक पहुंच जाओगे? वो कहका लगाते हुए कुर्सी से उठ गया। उसके करीब आते हुए बोला, पागल की बच्ची, क्या तुझे ये नहीं मालूम कि मेरे पास 3 टेलीपैथी जानने वाले हैं? उन्होंने बड़ी खामोशी से तेरे दिमाग में रहकर सारे राज मालूम कर लिए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि तूने वो हीरे कहाँ छुपा कर रखे हैं। मैं बड़ी आसानी से शादी के कागजात भी हासिल करके जला सकता हूँ। इसके बाद तेरे मेरे ताल्लुकात का कोई सबूत नहीं रहेगा। ना तेरा पति होगा ना ये बेटा होगा। तू पागलों की तरह चीखती चिल्लाती, अपने बालों को नोचती, कपड़ों को फाड़ती हुई पागल खाने पहुंच जाएगी। माँ जी ने बेयकीनी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। शादी के कागजात और उन हीरों तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो हंसता हुआ फिर कुर्सी के पास गया। उस पर हाथ टेकते हुए बोला, वो हीरे हिंदुस्तान में हैं। माँ जी ने चौंक कर उसे देखा। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, और कुछ सुनोगी? उनके लिए मुझे जनूबी हिंद तक सफर करना होगा और अजंता की गारों में पहुंचना होगा। माँ जी एकदम से परेशान हो गई। वह तेज नजरों से देखते हुए बोला, अजंता पहाड़ी के पश्चिम में एक शिव जी का मंदिर है। तुमने उस मंदिर की तामीर में बड़ी दौलत खर्च की है। वहां का पुजारी और वहां का दूसरा स्टाफ सब तुम्हारे इशारों पर चलते हैं। खुसूसन पुजारी तुम्हारा राजदार है। माँ जी ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, मैं समझ गई। उन कमबख्त टेलीपैथी जानने वालों ने मेरे दिमाग से यह राज चुरा लिया है और तुम तक पहुंचा दिया है। हाँ, मगर एक बात मानता हूं, तुम ऊपर से जितनी सीधी नजर आती हो अंदर से उतनी ही मक्कार हो। तुमने उन हीरों को अजीब ढंग से छुपाया है। चोरी करने वाला उन्हें बेयक वक्त चुरा कर ले जा नहीं सकता। मंदिर के जिस स्थान में महादेव की मूर्ति रक्स के अंदाज में है, वहां की 4 दीवारी में हीरे छुपे हुए हैं। हर दीवार में थोड़े थोड़े हीरे चुन दिए गए हैं। ये काम तुमने अपनी मौजूदगी में बड़ी राजदारी से कराया है। हिंदुस्तान में कीमती हीरे जवाहरात को छुपाने का यह पुराना दस्तूर चला रहा है। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर के बुतों को तोड़ा तो उसके अंदर से बेशबहा खजाना बरामद हुआ था। सदियों से मूर्तियों के अंदर या मंदिर के तहखानों में खजाना छुपाने की रवायत चली आ रही थी, मगर मां नीलमा दासी ने यह नया तरीका इख्तियार किया था। मंदिर की दीवारों में बेशकीमत हीरे चुनवा दिए थे। हर दीवार की चौड़ाई 3 फुट थी और वो हीरे 1.5 फुट की गहराई में चुने गए थे। माँ जी ने कहा, मुझे दुख हो रहा है। तुम उस खुफिया जगह तक पहुंच गए हो, मगर वहां से हीरे निकाल लाना आसान नहीं होगा। वह हंसते हुए बोला, बहुत आसान है। वो मंदिर तुमने बनवाया है, मैं उसके हुकूक तुम्हें से हासिल करूंगा। तुम ये तहरीरी इजाजत दोगी कि तुम्हारे पति हीरा स्वामी मंदिर की उन दीवारों पर नक्शो निगार बनवाने के लिए उसे कुछ तोड़ना चाहती हैं, कुछ मुरम्मत कराना चाहती हैं। बस इतनी ही इजाजत काफी होगी। हम उसमें नक्शो निगार बनाने के बहाने ड्रिल मशीन के जरिए जगह जगह 1.5 फुट तक सुराख करते जाएंगे और हीरों को तलाश करते जाएंगे। मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। इस सिलसिले में कोई तहरीर नहीं दूंगी। तुमसे मांगता कौन है और कौन तुम्हारी खुशामद करता है? भगवान भला करे मेरे दोस्तों का। वह तुम्हारे दिमाग पर काबिज होकर खुद ही अपने मतलब की बातें लिखवा लेंगे। माँ जी ने परेशान होकर सोच के जरिए मुझे मुखातिब किया, फरहाद, क्या तुम मौजूद हो? क्या ये बातें सुन रहे हो? मैं भी सुन रहा हूं और हमारे दुश्मन भी सुन रहे हैं। क्या ये मुझसे जबरदस्ती इजाजतनामा हासिल करेंगे? क्या ये सचमुच उस खजाने तक पहुंच जाएंगे? आप इनकी बातें सुनती जाएं और इस सिलसिले में सवालात करती रहें। मैं देखना चाहता हूं आखिर ये अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर आपको किस हद तक नुकसान पहुंचाना चाहता है। माँ जी को हौसला हुआ। उन्होंने कहा, उन शादी के कागजात के मुतल्लिक क्या ख्याल है?
वो हंसते हुए बोला, जब मैं करोड़ों रुपए के हीरों तक पहुंच सकता हूं तो कागज तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है। सुनना ही चाहती हो तो सुनो। उस मंदिर के पुजारी का नाम राम मूर्ति है और वो अहम कागजात उसी के घर में रखे हुए हैं। तुमने मालूमात हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सभी कुछ मालूम हो गया। फिर मुझे और मेरे बेटे को क्यों बुलवाया है? इसलिए कि मुझे तुम दोनों की जरूरत ही नहीं रही। आनंद ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए हीरा स्वामी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूं। तुम्हें जरूरत ना हो मगर मेरी कोई माँ नहीं है, इसलिए मुझे माँ की जरूरत है और माँ के रिश्ते से छोटे भाई की भी जरूरत है। तुम और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले इस खुशफहमी को दिमाग से निकाल दें कि उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकोगे और अहम कागजात और हीरों तक पहुंच सकोगे। यह मुमकिन नहीं है। अपने दोस्तों से कह दो वो अपनी तमाम सलाहियतें आजमा कर देख लें। हीरा स्वामी के माथे पर बल पड़ गए। मैंने फौरन उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। वो अपने टेलीपैथी जानने वाले दोस्तों से पूछ रहा था मुझे फरहाद को क्या जवाब देना चाहिए। उसे अपने दिमाग में अपनी ही आवाज़ और अपने ही लबो लहजे में जवाब सुनाई दिया, हीरा स्वामी, हमने वादा किया था तुम्हें उन कागजात और हीरों का पता ठिकाना बता देंगे। वो काम हमने कर दिया। फिर तुमने कहा आनंद और नीलमा दासी को तुम्हारे पास पहुंचाया जाए। ये दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं, अब क्या चाहते हो? हीरा स्वामी ने कहा, तुमने एक और वादा किया था कि रास्ते की रुकावटें दूर करते जाओगे। ये वादा इस शर्त पर था कि आधे हीरे मैं ले जाऊंगा। बोलो, मंजूर है? वो नहीं के अंदाज में जल्दी जल्दी सर हिलाने लगा। फिर बोला, आधे हीरे बहुत होते हैं, प्लीज मैं तुम्हें एक दूंगा, वो बहुत कीमती होगा। उसकी बात खत्म होते उसने खुद अपने मुंह पर जोर का तमांचा मारा। इसके बाद उसकी अपनी सोच सुनाई दी। ये तुमने खुद को नहीं मारा, मैंने मारा है, इसलिए कि मुझे भिखारी समझकर एक हीरा देना चाहते हो। लानत है तुम पर, तुम अपने मामलात से निमटते रहो। वो सहमकर जल्दी से बोला, नहीं नहीं मेरे भाई, रुक जाओ। मेरे बाप, तुम चले जाओगे तो फरहाद मुझे मार डालेगा। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो सहमे अंदाज में चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा, जैसे टेलीपैथी जानने वाले दोस्तों को तलाश कर रहा हूं। मैंने कहा, इंसान जब भी खुदाई का दावा करता है तो अपनी साख बनाए रखने के लिए शैतान का सहारा लेता है, उसी के इशारों पर चलता है। फिर किसी न किसी मुकाम पर शैतान उसका साथ छोड़ देता है। यह हमेशा से होता है और हमेशा होता रहेगा। वो बुरी तरह खौफजदा था। अपने बेटे आनंद को देख रहा था, क्योंकि मैं आनंद की ही जुबान से बोल रहा था। मैंने कहा, एक बार फिर अपने दोस्तों को आवाज दो। जवाब ना मिले तो इन हीरों का मुझसे सौदा करो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। वो खुश होकर आनंद की तरफ बढ़ा, फिर उसके शानों पर हाथ रखकर बोला, क्या सच कहते हो? क्या तुम मेरा साथ दोगे? बेशक, मैं अपनी माँ और भाई की सलामती और खुशहाली के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। उसने खुश होकर पूछा, क्या तुम नीलमा से वो तहरीरी इजाजतनामा हासिल कर लोगे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ जी खुद वहां जाकर वो हीरे तुम्हारे हवाले कर देंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, अगर ऐसा हो गया तो फरहाद अली तैमूर, मैं तुम्हें एक हीरा इनाम के तौर पर दूंगा। अजीब अहमक हो, जहां मैं तमाम हीरे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं वहां तुम मुझे एक क्या दोगे? लेना होगा तो सभी ले लूंगा। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम एक भी नहीं लोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे काम आऊंगा। तुम वाकई देवता हो। मुझे मालूम होता तो मैं बहुत पहले तुम्हारे सामने झुक जाता, तुमसे मुआफिया मांगता। इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त पूरी कर दो। वो क्या? इंसान बन जाओ। मैं तो इंसान हूं। गोया तुम एतराफ कर रहे हो कि भगवान नहीं हूं। वो गड़बड़ा कर बोला, मैं भगवान हूं, दुनिया वालों के सामने भगवान हूं, सिर्फ तुम्हारे सामने इंसान हूं। ये दोगला अमल नहीं चलेगा, सिर्फ इंसान बनकर रहना होगा। फरहाद, मैं दुनिया वालों से अफजल और बरतर होने के लिए खुद को भगवान साबित कर रहा हूं, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? यही तो खराबी की जड़ है। जब तक खुद को इंसान तस्लीम नहीं करोगे उस वक्त तक आनंद को बेटा तस्लीम नहीं करोगे। मैं तस्लीम करता हूं। मैंने फैसला किया है, नीलमा आनंद के साथ हिंदुस्तान में रहेगी। मैं वहां जाया करूंगा, इनके साथ घरेलू जिंदगी गुजारूंगा, इसे बेटा तस्लीम करूंगा। लेकिन यहाँ अमेरिका में मेरी साख बिगड़ जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को भगवान मनवाया है। यहाँ मेरे हजारों अकीदतमंद हैं। जो बुत मैंने इनकी अकीदत के सामने तराशा है वो पाश पाश हो जाएगा। प्लीज फरहाद, मेरी मजबूरी को समझो। तुम्हारी जिंदगी में दो चीजें अहम हैं, एक तो हीरे और दूसरा एहसास बर्तरी। और ये बर्तरी का एहसास इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि तुम आदमी से भगवान बन बैठे हो। तुम्हें फैसला करना होगा, किसी एक चीज को कुर्बान करना होगा। अगर भगवान बनकर रहना चाहते हो तो हीरों से हमेशा के लिए हाथ धो लो। उसके अंदर उसकी अपनी आवाज और लबो लहजा सुनाई दिया, यानी उसके टेलीपैथी जाने वाले दोस्तों में से कोई कह रहा था, फरहाद की शर्त के मुताबिक तुम्हें किसी एक चीज का नुकसान बर्दाश्त करना होगा, मगर हमारी दोस्ती तुम्हें किसी चीज से महरूम नहीं करेगी। तुम जैसे भगवान हो वैसे ही रहोगे, हीरे भी तुम्हें मिलेंगे। क्या हुआ अगर हम आधे ले जाएंगे? अरे अहमक, इसके बाद भी तुम बेशुमार दौलत हासिल करोगे। हीरा स्वामी ने कहा, क्या तुम लोगों के जरिए मुझे किसी और खजाने में हिस्सा मिल सकता है? क्यों नहीं। मैं अपने गुलामों को किस कदर फायदे पहुंचाता हूं ये रफ्ता रफ्ता मालूम होगा। मैंने कहा, हीरा स्वामी, अकल से काम लो। तुम्हारे सामने जवान बेटा और वफादार बीवी मौजूद हैं। इनके साथ एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी गुजारो और तमाम हीरे अपनी तहवील में रखो। उसके दिमाग में फिर उसी का लबो लहजा गूंजने लगा। हीरा स्वामी, फरहाद से पूछो,
क्या वो हमारी तरह एक खजाने के बाद दूसरे खजाने से फिर तीसरे खजाने से तुम्हें हिस्सा दिलाता रहेगा? तुमने उस बेशबहा खजाने को फरामोश नहीं किया होगा जो गौरी सजाता के नाम से याद किए जाते हैं। हीरा स्वामी के दीदे लालच से फैल गई, मुंह खुल गया। बस राल टपकने वाली थी। उसने कहा, हाँ, मैं गौरी सजाता के सपने देखता हूँ, कभी उसे हासिल करने की यकीन नहीं कर सकता। उसके सर से पांव तक इतने कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं कि आज उनका कोई मोल नहीं लगा सकता। उसके लबो लहजे में फिर वही कहने लगा, तुम्हें याद होगा कि असफंदयार शीबा के जरिए गौरी सजाता का मुजस्मा हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे सोनिया उड़ा कर ले गई। बाद में फरहाद ने उस कीमती मुजस्मे को फ्रांसीसी हुकूमत की तहवील में दे दिया। हीरा स्वामी ने कहा, हाँ दोस्त, तुमने खूब याद दिलाया, क्या कीमती मुजस्मा है। अगर उसका एक हीरा मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाऊंगा। अगर एक बार वह मुजस्मा मेरे सामने आ जाए तो मारे खुशी के उससे लिपट कर मर जाऊंगा। मैंने कहा, तुम्हारी मौत कैसे होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन मरने से पहले आनंद को अपना बेटा तस्लीम करना होगा और तुम सारी दुनिया के सामने तस्लीम करोगे। हीरा स्वामी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, करूंगा, अभी करूंगा, और सारी दुनिया के सामने तस्लीम करूंगा। मैं आनंद का बाप हूं और नीलमा मेरी धर्मपत्नी है, लेकिन वादा करो, गौरी सजाता का मुजस्मा मुझे ला कर दोगे। मैं उस मुजस्मे को पाकर भगवान मरने से तौबा कर लूंगा, सिर्फ अपनी बीवी और बेटे के साथ एक अच्छी और घरेलू जिंदगी गुजारूंगा। हीरा स्वामी के अंदर उसी लबो लहजे ने कहा, तुमने फरहाद से बहुत अच्छा मुतालबा किया है, अब जवाब क्या होगा ये हम भी सुनना चाहते हैं। मैंने कहा, मेरा जवाब इनकार है। एक चीज जो किसी की तहवील में दी जा चुकी है उसे वहां से वापस नहीं ला सकता। हीरा स्वामी ने कहा, तुम्हें फ्रांसीसी हुकूमत से क्या मिलता है? तुम चाहो तो जबरन छीन कर ला सकते हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वह हुकूमत बाबा साहब के इदारे की सरपरस्त है, वह हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है, हम उसका ख्याल करते हैं। बाबा साहब का इदारा हमारी सबसे मजबूत और महफूज बना गया है। उसकी हिफाजत की जिम्मेदार फ्रांसीसी हुकूमत है, लिहाजा गौरी सजाता के मुजस्मे की बात ना करो। उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उससे टेलीपैथी जानने वाले ने हीरा स्वामी के लबो लहजे में कहा, तुमने फरहाद का जवाब सुन लिया, अब मेरा जवाब सुनोगे। अगर तुम मेरे गुलाम बने रहोगे और शर्त के मुताबिक आधे हीरे मुझे दे दोगे तो मैं गौरी सजाता का मुजस्मा तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। हीरा स्वामी मारे खुशी के कांपने लगा, पूछने लगा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब मिला, जब एक टेलीपैथी जाने वाला उस मुजस्मे को कहीं पहुंचा सकता है तो 3 टेलीपैथी जाने वाले उसे वहां से निकाल कर भी ला सकते हैं। वो खुश होकर बोला, क्या बात करते हो दोस्त, तुम्हारी हर बात में वजन है। मैं थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था, अहमक बन गया था, अब भी सोचने के काबिल नहीं रहा कि जहां 3 टेलीपैथी की कुव्वतें हों वहां फरहाद और शीबा क्या कर लेंगे। मुझे मंजूर है, मैं अपने आधे हीरे तुम्हें दूंगा। अब बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इन माँ बेटे को ठिकाने लगा दूं? मैंने हंसते हुए कहा, यह तो तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकेगा, और तुम्हारे बाप वो तीनों हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले तुम मर जाओगे और तुम्हारे साथ इस दुनिया की सारी दौलत मर जाएगी। देखो ये क्या कह रहे हैं मेरे दोस्तों, तुम सुन रहे हो ना? ये मुझे मार डालेगा। क्या ये मुझे मार डालेगा? फरहाद से कहो तुम वो हीरे जरूर हासिल करोगे। इसके लिए हम आपस में मुआहदा कर लें, तुम नीलमा दासी और आनंद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर वो हीरे हासिल कर लेंगे। अगर हमें कुव्वत और सलाहियत होगी तो कामयाब हो जाएंगे, अगर फरहाद का पलड़ा भारी रहा तो हम नाकाम रहेंगे, लेकिन हम वादा करते हैं किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कहा, पहले भी 3 भाइयों ने यही वादा किया था, लेकिन वादा खिलाफी की और हमारी शीबा को हलाक कर दिया। हम इंतकामी कार्रवाई के तौर पर इन्हें किस तरह जानी नुकसान पहुंचाने वाले हैं ये इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा। हीरा स्वामी की जुबान से कहा गया, जो हो चुका उसे भूल जाओ, वह महज एक मामूली डमी थी। मैंने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, हमारे सामने कोई मामूली नहीं होता, वह शीबा का अहम रोल अदा कर रही थी। तुम लोगों ने उसे बेमौत मार डाला, इसका बुरा नतीजा तुम्हारे सामने आने वाला है। हीरा स्वामी ने कहा, फरहाद क्यों झगड़ा बढ़ाते हो? एक अच्छा समझौता हो रहा है, ये वादा कर रहे हैं आइंदा किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये एक नया मुआहदा है, इसकी रूह से हम किसी को जानी नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में पहल नहीं करेंगे। पहले भी हमने पहल नहीं की थी, मगर जो वो कर चुके हैं वो नाकाबिले मुआफ़ी है। हीरा स्वामी, तुम अपने मामलात पर गुफ्तगू करो, मैं पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहता। अच्छी बात है, ये हमारा नया मुआहदा है। इन हीरों को हिंदुस्तान जाकर हासिल करने और वापस आने तक हम में से कोई एक दूसरे को जानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलबत्ता अपने मुखालिफ को रास्ते से दूर रखने के लिए उसे आर्जी तौर पर किसी अजियत में मुब्तला कर सकता है। मैंने कहा, मंजूर है। मेरी माँ जी और आनंद को बखैरियत और सही सलामत उनकी रिहाइशगाह तक पहुंचा दो। अभी पहुंचा दिया जाएगा, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारे वादे पर कौन यकीन कर सकता है? मैं इनके साथ रहूंगा, इन्हें यहाँ से रवाना किया जाए। उसने अपने मातिहतों को हुक्म दिया कि आनंद और नीलमा दासी को वापस हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा, मेरी माँ और भाई के अलावा हेलीकॉप्टर में जो लोग रहेंगे मुझे उनकी आवाज़ें सुनाओ। ये नहीं हो सकता तुम हमारे पायलट को ट्रैप करोगे। ये भी नहीं हो सकता कि पायलट बेलगाम रहे और उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। हम वादा करते हैं ये दोनों। मैंने बात काट कर कहा, मैं पहले कह चुका हूं, तुम्हारे वादे पर यकीन नहीं कर सकता, जो कह रहा हूं उस पर अमल करो।
अच्छी बात है, मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर तक जा रहा हूँ, इन लोगों से बातें करूंगा, तुम सुन लेना। वो माजी और आनंद के साथ इमारत से बाहर आया, कार में बैठकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा, फिर उसके पायलट से गुफ्तगू की। मैंने उसकी आवाज़ और लबे लहजे को अच्छी तरह गिरफ्त में लेने के बाद कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ, तुम मेरे हुक्म के मुताबिक माजी को इनकी रिहाइश में पहुंचाओगे। अगर किसी ने तुम्हें ट्रैप किया या तुमने कोई लालच दिखाई तो जान से जाओगे। माजी आनंद के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। दूसरे भी सवार होना चाहते थे। मैंने पायलट की जुबान से कहा, कोई फाजल आदमी नहीं जाएगा। दूसरे लोग एतराज करने वाले थे लेकिन खामोश हो गए। शायद उन टेलीपैथी जानने वालों ने उन्हें वहीं रहने का हुक्म दिया होगा। वो बात बढ़ाना नहीं चाहते थे। मैंने रुखसत होने से पहले हीरा स्वामी के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो टेलीपैथी जानने वाला उसी के लबो लहजे में कह रहा था, इन्हें जाने दो, मुआयदा हो चुका है, अपने बेटे और बीवी को मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन नीलमा जब तक तहरीरी इजाजत नहीं देगी हम उन दीवारों से हीरे नहीं निकाल सकेंगे। तुम देखते जाओ, उसकी तहरीरी इजाजत के बगैर ही वो दौलत हमारे हाथ आ जाएगी। हीरा स्वामी ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? ये हमारा मंसूबा है और हम वक्त से पहले अपनी प्लानिंग की हवा किसी को लगने नहीं देते। पता नहीं उसने कैसी प्लानिंग की थी। हो सकता है अपने दावे के मुताबिक माजी से तहरीरी इजाजत हासिल के बगैर हीरे वहां से निकाल ले जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। मैं माजी के पास आ गया। उन्होंने कहा, बेटे, बात वहीं रह गई। उन्होंने मेरे बेटे को तस्लीम नहीं किया। आप सब्र से काम लें, मैं वादा करता हूँ वो मरने से पहले आनंद को बेटा तस्लीम करेगा। उन्होंने फौरन ही इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटे, उनके लिए मरने की बात ना करो, मेरा दिल घबराता है। आप किस दिल गुर्दे की औरत हैं? वो आपका बदतरीन दुश्मन है। आपके बेटे को अभी हलाक करना चाहता था, फिर भी अपने शौहर की सलामती चाहती हैं। मैं अपने दिल से अपने मजाज से मजबूर हूँ। वो बुरे हैं, मेरे और मेरे बच्चे की बुराई चाहती हैं। तुम चाहते हो मैं भी उनकी बुराई चाहूँ? अच्छाई तो उसी को कहते हैं कि आदमी हर हाल में अच्छा बनकर रहे। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, माँ जी, आप इस दुनिया की औरत नहीं है। बहरहाल मैं जा रहा हूँ, आपकी खबर लेता रहूंगा। बेटे, मैं अपने देश जाऊंगी। आप आनंद को लेकर जरूर जाएं। हीरा स्वामी 3 शैतानों के साथ वहां पहुंचेगा। आप मुझे हमेशा अपने अंदर पाएंगी। जब आपका जी चाहे आप हिंदुस्तान जा सकती हैं। उनसे रुखसत होते ही अपनी जगह हाजिर हुआ। शीबा ने मुखातिब किया। अब देखना यह था कि वाकई शीबा है या नहीं। मैंने कहा, अभी आ रहा हूं। वह मेरे दिमाग से रुखसत हुई। मैंने ख्याल खुआनी की परवाज की। उसके दिमाग पर दस्तक दी। उसने पूछा, कौन है? फरहाद बोल रहा हूँ। अच्छी बात है, अभी आ रही हूँ। ये क्या बात हुई? तुम मेरे पास आई थी तो मैंने कहा था मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसने कहा, फरहाद, ये धोखा है, मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी। चोर पकड़ा ही गया। तुम्हारे लहजे में आंख मचोली खेलने आया था। मैं उसके दिमाग से निकल गया। फिर चंद लम्हों के बाद उसके पास पहुंचा। उसने फिर पूछा, कौन है? क्या मेरे जाने के बाद तुमने दिमाग में किसी को महसूस किया था? यही महसूस किया, तुम अचानक चले गई, फिर तुम्हारा इंतजार करती रही। चंद लम्हों के बाद आए हो, मगर मैं फिर यकीन करना चाहूंगी, वापस जाओ। मैं उसके दिमाग से निकला, वो मेरे दिमाग में आ गई। मैंने पूछा, अब यकीन आ गया? बड़ी मुसीबत है। टेलीपैथी जानने वालों ने बड़ी उलझनें पैदा कर दी हैं। ये अच्छी बात है, हम हमेशा मोहतात रहने के आदी हो जाएंगे। मैंने जनाब शेख साहब की हदायत पर अमल किया है। असफंदयार के दिमाग को कमज़ोर बना दिया है। तुम जब चाहो उसके ख्यालात पढ़ सकते हो। वो मुझे बताने लगी किस तरह उसके दिमाग तक पहुंचने में कामयाब हुई। असफंदयार अपने वतन वापस आने के बाद तिलब ऐब के उसी शाहाना महल में क्याम कर रहा था। उसके वही पुराने मुलाजिम और जानी पहचानी कनीजें थीं जिन्हें शीबा खूब जानती थी। वो उनके दिमागों में रहकर असफंदयार की मसरूफियात को देखती रहती थी। जो कनीज उसके सामने रात का खाना ले जाकर रखने वाली थी, उसके दिमाग में ज्यादा वक्त गुजारती रही। दूसरे लफ्जों में उसे अपनी मामूला बना लिया। असफंदयार खाने से पहले सूप पीने का आदी था। जब वो सूप तैयार करने लगी तो उसने कनीज के जरिए उसमें थोड़ी सी अफीवन मिला दी। यूं वो सूप कुछ ज्यादा ही लजीज हो गया। असफंदयार ने बड़ी तारीफें की, जरूरत से कुछ ज्यादा ही पी गया। फिर खाने के दौरान उसे गनूदगी का एहसास हुआ। उसने खाना छोड़ दिया। वहां से उठकर अपने बेडरूम में आ गया। कुछ परेशान सा होकर सोचने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है? शीबा कनीज के जरिए असफंदयार को देखती जा रही थी। अब तक उसके दिमाग में नहीं गई थी। जब वो परेशानी महसूस करने लगा तो उसने जुर्रत की, ख्याल खुआनी की परवाज करते हुए उसके दिमाग में पहुंच गई। असफंदयार ने उसे महसूस नहीं किया। नशा ऐसा ही होता है, आदमी को अपने आप से गाफिल कर देता है। अगरचे वो गाफिल नहीं था, अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हिस्स इतनी कमजोर हो गई थी कि वो पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता था। शीबा ने कहा, यह अच्छा मौका है, तुम उसके साथ जैसा चाहो सलूक कर सकते हो। तुम उसके पास पहुंचो, मैं सोनी और पौमी की खैरियत मालूम करके आता हूँ।